हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। साइड योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 7th के एसएसटी के न्यू बुक पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 जो आप लोगों का है द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। इसके हम लोग बच्चा करने वाले हैं आज आप लोगों के नोट्स या वन शॉट रिवीजन, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। बिकॉज आप लोग के एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो इन वाली वीडियोस को आप लोग बहुत ज्यादा इस टाइम कह रहे हो कि वन शॉट ले आओ। एंड एक बच्चे का कमेंट था कि इस क्लास चैप्टर नंबर 6 की वीडियो लेकर आनी है, तो उसकी वीडियो भी मैं फटाफट से आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। बाकी आज वाली वीडियो में हम लोग करेंगे आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 की वन शॉट रिवीजन। अगर आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस है जहां पे हम लोगों ने चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझा है, अगर वो नहीं देखी है तो आप लोग चाहो तो पहले जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, अगर अभी एग्जाम में टाइम है तो। एंड अगर एग्जाम आने वाला है, फटाफट से आप लोगों को रिविजन के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आप लोग उसको फटाफट से वीडियोस को देख सकते हो। ऑल्सो मैं इसके बाद आप लोगों को कहोगे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आप लोगों के लिए फिर जो क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह, मैं वो आप लोगों के लेकर जरूर लेकर आऊंगी। एंड इससे पहले मैं इस वाले चैप्टर के हम लोग ऑलरेडी जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर्स हैं, बिग क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसे भी कवर अप कर चुके हैं। आप लोगों को पता है इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाता है। बाकी चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? द स्टोरी ऑफ इंडियन फार्मिंग। फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की कुछ कहानियां हैं यहाँ पर, और कुछ कहानियों के जरिए हमें यहाँ पर बहुत कुछ चीजें हैं जो समझा रखी है। और वो हमें सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं है, बल्कि हम इतिहास से, पास्ट से हम कैसे फार्मिंग करते आ रहे हैं, किस तरीके से खेती बाड़ी हो रही है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या आता है, पहले इरिगेशन के सिस्टम्स क्या क्या थे, पहले किस तरीके की चीजें हो रही थी, आज क्या सिस्टम्स है, हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और वही जो इस चैप्टर में का गिवन है। तो चलो अब जरा हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज कॉल्ड बच्चा आप लोगों का एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर होता क्या है? देखो, हमें ये पता है कि बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है, यानी कि जो स्टार्टिंग में भी लोग थे वो ऑक्यूपेशन, सॉरी, आप लोगों का एग्रीकल्चर जो है वो लोग बहुत करा करते थे। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स को ग्रो करना नहीं है। पहले तो अपने दिमाग में ये वाली बात हटा दो कि एग्रीकल्चर करने का मतलब सिर्फ आप खेती-बाड़ी कर रहे हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चाहे आप लोग अपने जो मतलब एनिमल्स हैं, जो बेसिकली कैटल है हमारी, या आप कहोगे यहाँ पर क्या शीप हो गया, गॉट हो गया, इन सब का ध्यान रखना। जैसे हम बोलते हैं, एक इंग्लिश में वर्ड होता है एनिमल हस्बेंड्री, वो कर रहे हैं, वो भी आएगा। अगर हम पिसिकल्चर कर रहे हैं, पिसिकल्चर का मतलब क्या बताया था? फिशिंग, जो फिशिंग वहां पर वाला जो होता है वो कर रहे हैं तो भी आएगा। सेरीकल्चर अगर हम कर रहे हैं, जहां पे हम सिल्क वर्म्स को पाल रहे हैं, उनकी देखभाल करके उनसे सिल्क वर्म प्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। इवन आप एपीकल्चर, जिसमें हम जो मधुमक्खियां होती हैं, शहद निकालने के पर्पज से हम उनको भी अपने पास रख रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो बेसिक से भाषा में यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वही नहीं आता है कि क्रॉप ग्रो करना, बल्कि इसमें बहुत सी चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। चाहे वो सॉइल को प्रिपेयर करना हो, प्लांट्स को लगाना हो, कल्टीवेट करना हो, लाइव स्टॉक यानी कि कैटल्स वगैरह उनको पालना हो, इवन ट्रीज को ग्रो करना। यहाँ पे मैंने सारी चीजें इसके अंदर लिख दी है कि हम क्या क्या जो है इसके अंदर भी हम लोग काउंट करते हैं। गवर्नमेंट ने इसी को क्या बोला है भैया? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर और कुछ उसके साथ की एक्टिविटीज, जिसे हम बोलते हैं आप लोगों का बेसिकली प्रॉपर टोटल रूप से हमारा एग्रीकल्चर। पता है 2022-23 में ऐसा देखा गया था कि 18% से ज्यादा, करीब-करीब 18% से 18, 19-20% समथिंग जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका होता है? हमारा इस एग्रीकल्चर का होता है। अब मैं जब हम लोगों ने चैप्टर को समझा था, मैं आप लोगों को समझा चुकी थी उस टाइम पर कि अगर ये जीडीपी क्या होता है, इसमें क्या मतलब होता है इसका, प्रोडक्शन का क्या मतलब है। बट एक बार, बिकॉज़ वन शॉट है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे न्यू होंगे इस वाली वीडियो में, तो पहले जरा एक बार समझ लो। देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में जीडीपी के नाम से हमें पता चल रहा है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि बहुत सिंपल भाषा में, हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज, कितनी वैल्यू, कितने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे, यानी कि हमारी कंट्री उतनी ही अमीर है, आप ऐसे कह सकते हो। और अगर कम हो रहे हैं, सामान का प्रोडक्शन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा यहाँ पर चीजें नहीं चल रही हैं। अच्छा, बहुत सिंपल सी भाषा में एक और चीज, जो हमने यहाँ पर बोला है कि इसका कंट्रीब्यूशन 18% है। अब आप लोगों को ये पता है भैया, हमारे 3 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, पता है? मान लो जो प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्शन था हमारे पास 100% गुड्स जो है, मतलब वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आई। इसमें से कह रहे हैं कि 19 से 20%, मैं मान लेती हूँ
20% जो है वो हमारा आया यानी कि प्राइमरी सेक्टर से। मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास 40% हमारे पास 40 नहीं मैं कहूँगी 35% 35 या 30 मान लो 30% मेरा आता है बच्चा आप लोगों का सेकेंडरी सेक्टर से और जो रिमेनिंग 50% है ये 45 अगर इसको 35 करोगे तो चलो 50% मान लेते हैं ये हमारे पास आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर से। प्राइमरी का मतलब होता है जहां पे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचर के थ्रू। ठीक है माइनिंग कर रही हूँ एग्रीकल्चर कर रही हूँ तो हो गया। सेकेंडरी का मतलब क्या हुआ कि जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं फॉर सपोज अगर यहाँ पे मैंने कॉटन को प्रोड्यूस करा है कॉटन को उगाया है कि जब इस कॉटन से अब मैं कपड़ा बना रही हूँ मशीन में लेके जाके इसे मैं बोलूंगी सेकेंडरी सेक्टर। अब जब मैं इसका ट्रांसपोर्टेशन करा रही हूँ ये आएगा हमारा किसके अंदर टर्शियरी सेक्टर के अंदर बिकॉज टर्शियरी सेक्टर में आपकी सर्विसेज आती है टीचर लॉयर डॉक्टर इंटरनेट कम्युनिकेशन हर एक चीज जो है किसके अंदर आती है आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट वगैरह टर्शियरी सेक्टर में। तो हालांकि कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो टर्शरी का होता है सबसे ज्यादा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है लेकिन जो आपका ये एग्रीकल्चर वाला है वो कितना कर रहा है हमारा मात्र 18%। ये जानते हुए कि ये अगर 20% सामान प्रोड्यूस कर रहा है बट इसमें हमारे देश के 50% लोग लगे हुए हैं करीब करीब 46-47% लोग हैं वो इसमें लगे हुए हैं और ये उसका आधा प्रोड्यूस करके दे रहा है यानी कि लोग इसमें लगे ज्यादा हुए हैं एग्रीकल्चर में जितनों की नीड नहीं है उतने भी लगे हुए हैं पर वहां से जो सामान निकल कर आ रहा है हमें जो आउटपुट निकल कर आ रहा है सिंपल सी भाषा में वो बहुत कम निकल कर आ है। ये वाली बात जो है यहाँ पर हमने यहाँ पर बोली हुई है। ठीक है जी चलिए अब आगे वाले टॉपिक में मूव करते हैं सेकंड टॉपिक इज अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्मिंग कि आखिर इतिहास की बात करें जो हमने पॉइंट पढ़ा था इकोस फ्रॉम द पास्ट वाला कि आखिर इतिहास से क्या चलता आ रहा है स्टार्टिंग में जो है कैसे फार्मिंग वगैरह वो हुआ करती थी। इसके लिए यहाँ पर बोला हुआ है कि जो स्टोरी है ये इंडियन फार्मिंग की अगर हम पुराने समय की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि हमने पढ़ा हुआ है एक होते हैं हमारे लिटरेरी एविडेंस लिटरेरी सोर्स और एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है कि जो हमें पढ़कर पता चले मुझे कोई पुरानी मनुस्क्रिप्ट मिल गई मुझे कोई पुराना इंस्क्रिप्शन मिल गया मैं उसको पढ़ के पता लगा रही हूँ कि हाँ पास्ट में क्या होता था। हिस्टोरियंस करते हैं ये काम आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं ये काम। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं क्योंकि वो किसी जगह पर गए हैं कोई ऑब्जेक्ट है उनके सामने और सपोज कोई कपड़ा है कोई पत्थर है कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी है ना कुछ बना हुआ है कोई लोकेशन है वो उसको देख के अंदाजा लगा रहे हैं उसको देख के उसको स्टडी कर रहे हैं कि क्या होता होगा यहाँ पे कितनी पुरानी बात ये है। दैट इज कॉल्ड आप लोगों का क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो ऑब्जेक्ट है जो आपको देख के पता लगा हुआ और जो पढ़ के समझो दैट इज कॉल्ड लिटरेरी एविडेंस। ठीक है जी वो कहते हैं हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ये पता चलता है कि जो चावल है वो गंगा प्लेन्स में 7 टू 8 मिलेनियम बीसीई यानी कि करीब करीब 6000 बीसीई के आसपास यानी कि आज से 8000 साल पहले चावल है वो ग्रो हुआ करता था गंगा प्लेन्स में। आपको दिख रहा है पिक्चर में यहाँ पे गंगा प्लेन्स वाला जो एरिया है वहां पर ये ग्रो सबसे पहले जो चावल है वो वहां पर हुआ करता था। इवन कहते हैं मेहरगढ़ आप लोगों को याद है मेहरगढ़ आईवीसी सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन वहीं की बात कर रहे हैं कि वहां पे 7th मिलेनियम बीसीई में मिलेट्स और बार्ले ये सब भी जो है प्रोड्यूस हुआ करता था। ठीक है कहते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो चावल जो आपका बार्ले है और जो गेहूं वगैरह है ये सब भी ग्रो होता था इवन स्टेपल क्रॉप से काफी लोग जो है उसको खाया करते थे। चावल है मिलेट्स है वेजिटेबल्स है ये सब भी उन सब रीजन्स में ग्रो हुआ करते थे और इससे हमको पता चलता है कि उस समय में भी फार्मिंग काफी डेवलप होती जा रही थी धीरे धीरे करके। हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो सामान प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्ट्रक्चर्ड वे से प्रोड्यूस हो रहे थे नहीं लेकिन हाँ उनकी शुरुआत हो गई थी उनको हम समझ रहे थे उनको हम जान रहे थे। ठीक है जी ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन। पहली बात जो एंशियंट लोग हैं जो पुराने जमाने के स्टोन एज के लोग हुआ करते थे आप लोग को आई होप ये चीज पता होगा सबसे पहला जो वो लोग काम करते थे अपने आप की जीवन रेखा अपने जीवन को शैली को चलाने के लिए दैट वाज हंटिंग गैदरिंग। हंटिंग गैदरिंग का मतलब क्या होता है उन्हें जो भी जानवर दिखा वो उसको मार दिया करते थे और अगर कहीं भी उनको फल फ्रूट्स कुछ भी दिख रहे हैं वो उसको गैदर करके उनको कलेक्ट करके उनको खा लिया करते थे। पहले वो लोग ये काम करते थे। बाद में उन लोगों ने समझा कि इसको खाने की बजाय हम इसको सेल भी कर सकते हैं हम इसको और ग्रो भी कर सकते हैं और उगा भी सकते हैं। तब जो उन लोगों ने ये सब करना शुरू किया था। तो जब उन लोगों ने ये समझा कि हम जो एनिमल्स को मार देते हैं मार के खा जाते हैं इसकी बजाय अगर हम इसको पाल लें तो जो हमें उस एनिमल का प्रोड्यूस मिल रहा है दूध मिले या जो भी चीज मिले हमें हम उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं हम उससे भी फायदा ले सकते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगा।
ज़ाहिर सी बात है, अगर आप एक गाय माता जिनको बहुत माता मानते हैं, सेक्रेड होती है हमारे हिंदू में। तो अगर फॉर सपोज़ किसी और की बात करूँ मैं, अगर आप किसी भी जानवर को मार रहे हो, तो वो बुरी चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको मारने की बजाय आप उनको पालो, उनका ध्यान रखो और उसके बाद आप उनसे दूध लो या आप उनसे एग लो, तो क्या हो रहा है? वहाँ पे उनका भी कोई नुकसान नहीं है और हमारा भी कोई नुकसान नहीं है। समझ रहे हो? उन्हें मार भी नहीं रहे हो। तो उन लोगों ने यहाँ पर ये वाली चीज़ समझना सीखी। और तभी जो है ये पॉइंट आया आपका डोमेस्टिकेशन का, यानी कि एनिमल्स को पालने का। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। उससे पहले यहाँ पर कह रहे हैं क्रॉप्स का एक्सपेंशन हुआ। क्रॉप्स का एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जहाँ पहले ये लोग सिर्फ चावल, गेहूँ, आटा, मिलेट, बाजरा ये सब ग्रो कर रहे थे, तो इन लोगों ने अलग-अलग प्रकार के जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे ऑयल सीड्स आ गए, सेसम, मस्टर्ड वगैरह। ऑयल सीड का मतलब बता रखा है मैंने, ऐसे सीड जिसको आप जब प्रेशर करोगे मशीन के थ्रू, ये नहीं कि हाथ से दबाओगे तो तेल निकल जाएगा, नहीं। दैट इज़ समथिंग कि भई अगर मशीन्स के थ्रू आप उसको प्रोसेस करोगे प्रॉपर, तो उसमें से ऑयल निकल कर आएगा, सरसों का तेल, सेसम का ऑयल, वो जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर होती हैं। लेग्यूम्स यानी कि जो मैंने बताया था ना, जो ऐसे जैसे मटर है, तो मटर क्या होती है, वो डंडियों में आती है बेसिकली, है ना? छिलका उसका होता है, उसे हम बोलते हैं लेग्यूम्स। जो फाइबर के क्रॉप्स उन लोगों ने कपड़े वगैरह ग्रो करना शुरू करा, कुछ फ्रूट्स वगैरह ग्रो करना शुरू करा। ये जो है उन लोगों को धीरे-धीरे करके जो कुछ चीज़ें हैं वो समझ में आने लग गई। अच्छा, फिर अगर बात करूँगी यहाँ पे मैं एनिमल्स की बेसिकली डोमेस्टिकेशन की, उनको पालने की, तो कैटल, ठीक है, आपकी गाय वगैरह, शीप, गॉट, पिग, डॉग्स, इन सबको जो है पालने लग गए थे अराउंड अराउंड 3500 बीसीई से। आज हमारे पास क्या चल रहा है? 2025 सीई चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चा? सीई चल रहा है। बता चुकी हूँ, नंबर लाइन में समझ चुके हैं हम इसको पहले ही, ठीक है? और ये हम कब की बात कर रहे हैं? 3500 बीसीई, बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा। बताएँ हमें आज से कितनी पुरानी बात है? यहाँ तक आएँगे 2025 साल तो ये हो गए, प्लस कर दो सिर्फ 3500 साल, तो करीब-करीब ये आज से अब देखोगे 5500 साल पुरानी बात है। इवन कहते हैं कि डॉग वाज़ द फर्स्ट एनिमल दैट वाज़ टू बी टेम्ड, जिसको पाला गया था वो सबसे पहला जानवर जो है वो डॉग था। ठीक है जी। ये पॉइंट यहाँ पे आता है बच्चा आप लोगों का ग्राफ्टिंग का। क्या आखिर ग्राफ्टिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर की एक टेक्निक है बेसिकली, जहाँ पे अगर 2 प्लांट्स हैं, उनकी एक स्टेम को जो है एक की ऊपर की स्टेम, एक की नीचे की स्टेम तोड़ देंगे, दोनों की स्टेम को आपस में जोड़ देंगे। अब इससे क्या होता है, अब जो प्रॉपर्टी है वो 2 की कैरेक्टरिस्टिक, 2 की प्रॉपर्टी 1 में आ जाएगी। मीठा आ जाएगा वो, है ना? मीठापन आ जाएगा उसके अंदर। इवन जो क्वालिटीज़ है बेसिकली जो होनी चाहिए किसी एक के पास, वो उसके पास थी। अब दोनों की जो क्वालिटीज़ है काफ़ी एक साथ आ जाएगी। और ज़्यादा अच्छा उससे जो है प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। कहते हैं ये उस टाइम की एंशिएंट इंडिया की इतनी पुरानी टाइम पे होने वाली एडवांस नॉलेज जो है उसको माना करते थे कि भैया जो काम हम आज करते हैं वो उस टाइम पे भी होने लग गया। ठीक है जी। देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे व्हिच इज़ क्लाइमेट, सीज़न्स, क्रॉप्स। क्लाइमेट की बात करेंगे, सीज़न्स की बात करेंगे एंड हम लोग क्रॉप्स की बात भी करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे ग्रो हो रही है। पता है अब देखो ये आप लोगों को मैं बहुत बार चैप्टर के दौरान भी समझा चुकी थी भैया इंडिया में बहुत ज़्यादा अलग-अलग वैरायटी है। इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हर जगह का क्लाइमेट बहुत अलग है। इंडिया में सॉइल बहुत डिफर करती है। इंडिया में मॉनसून बहुत डिफर करता है एंड क्लाइमेट, सॉइल और मॉनसून इन सब फैक्टर्स की वजह से ही जगह अलग-अलग जगह पे अलग-अलग क्रॉप्स का ग्रो होना बहुत आम बात है, बहुत ज़ाहिर-सी बात है। ये बात मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पे कहते हैं भैया कि ये चीज़ समझने के लिए आप ये देख सकते हो कि इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स में डिवाइड करा हुआ है एंड वो आप लोगों को यहाँ पर भी इस वाले फिगर में देखने को मिल सकते हैं। मैंने पहले ही बोला क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट जिसके अंदर रेनफॉल भी आता है, आपका टेम्परेचर भी आ रही है, पहली चीज़। दूसरा सॉइल के टाइप्स की वजह से, कि सॉइल बहुत डिफर करती है हमारे पास, कहीं पे ब्लैक सॉइल, अभी आगे पढ़ेंगे, ब्लैक सॉइल, अलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, हर एक जगह पे अलग-अलग सॉइल है। टेरेन वहाँ का, जो लैंड है वो कैसा है वहाँ का, वेजिटेशन वहाँ पे कौन सी ग्रो हो रही है, तो बेसिकली क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई। मैंने अभी कौन सा बताया था आप लोगों को, क्लाइमेट है, सॉइल है, वहाँ की डाइवर्सिटी है बेसिकली। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो ग्रो होती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इवन इस चीज़ से हम ये देख पाते हैं, हम प्रॉपर अपना एग्रीकल्चर का प्लान डेवलप कर पाते हैं कि हमें कहाँ पे कौन-सी क्रॉप को ग्रो करना है। फॉर सपोज मुझे ग्रो करना है चावल, तो मैं ये देखूँगी कि चावल के लिए कहाँ पे, चावल के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि चावल इज़ अ खरीफ क्रॉप, अभी आगे बात करेंगे हम। चावल इज़ अ खरीफ क्रॉप जिसको पानी ज़्यादा चाहिए। प्लस ये मानसून वाले जहाँ पे पानी ज़्यादा हो वहाँ पे ग्रो होगी। प्लस यहाँ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होना चाहिए। तो मैं अब ये देखूँगी मुझे ये वाली कंडीशंस कहाँ पे सबसे अच्छी मिल सकेंगी। क्या मुझे नॉर्दर्न प्लेन्स में ये मिल पाएगा? शायद ना मिल पाए बिकॉज़ वहाँ पे ड्राई सीज़न भी होता है। तो मैं इसे यहाँ पे ग्रो करूँगी।
मैं इसे इन वाले एरियाज़ में ग्रो करूँगी, मैं इसे इस वाले एरिया में ग्रो करूँगी। यहाँ पे क्या होता है चावल मुझे मिलेगा ही मिलेगा इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी आती है, इसलिए यहाँ पर मैं ये करूँगी। और यहाँ पे जो क्लाइमेट रहेगा वो काफ़ी मॉडरेट सा रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर हमें देखना होता है कि वो कौन-सा बेसिकली यहाँ पे सॉइल कौन-सी है। अगर मुझे कॉटन ग्रो करनी है तो मैं उसे ब्लैक सॉइल में ग्रो करूँगी। तो मैंने सॉइल देखी, मैंने वहाँ का क्लाइमेट देखा, बेसिकली टेम्परेचर, रेनफॉल मैंने सब देखा, तब मैं डिसाइड करूँगी कि अब कहाँ पे कौन-सी क्रॉप जो है वो ग्रो होगी। ये बात समझ में आ गया? यहाँ पे देखो कुछ आपको यहाँ पे रीजन्स दिखा रखे हैं एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन्स के, जो गंगेटिक प्लेन वाला है, सदर्न प्लेट्यू वाला है, हिल वाला रीजन है, वेस्ट का ये ड्राई वाला रीजन है। तो ये सारे ये जो है आपको क्लाइमेटिक ज़ोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन बेसिकली बेसिकली आपको ये दिखा रखे हैं। ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे व्हिच इज़ कॉल्ड मॉनसून और उसका रोल इन एग्रीकल्चर। देखो भैया हमें ये पता है कि इंडिया के मॉनसून का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चर में। ये क्या है कि मॉनसून की जो बारिश है वो मेन सोर्स है पानी प्रोवाइड करने का दोनों ही बेसिकली कंट्रीज के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स में। कहते हैं यहाँ पे इंडिया के जो है 2 मेजर्स मॉनसून जो है इंडिया के अंदर होते हैं। ठीक है, दैट वाज़ फर्स्ट यहाँ पे आएगा आप लोगों का साउथ वेस्ट मॉनसून। फर्स्ट जो कौन-सा आएगा आप लोगों का बच्चा वो आप लोगों का आएगा साउथ वेस्ट मॉनसून एंड सेकंड आप लोगों का आएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। कौन-सा आएगा? साउथ वेस्ट मॉनसून और आप लोगों का आएगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले भी समझा रखा है मैंने, इवन हम लोगों ने प्रीवियस बुक्स में भी इसका ज़िक्र करा हुआ है जब हम लोगों ने चैप्टर आपके क्लास मतलब 7th क्लास की जो फर्स्ट बुक थी आप लोगों की न्यू बुक का पार्ट 1 था, वहाँ पे हम लोगों ने क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत आराम से बहुत डिटेल से इसको भी पढ़ा हुआ था। ठीक है? ओके। बाकी देखो यहाँ पर क्या है भैया साउथ वेस्ट मानसून की बात करें जून से लेकर सितंबर में होती है। हमें पता है इक्वेटर के इस वाले नीचे की तरफ से आ रही होती है वो आराम से ऐसे करके, लेकिन मेडागास्कर के पास से इंडिया की इतना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है कि वो यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो जाती है एंड वो यहाँ पे आके 2 ब्रांचेस के थ्रू वो आके इंडिया में बारिश करवाती है। और जब वो हम बारिश करवाएगी तो यहाँ पे जो है जैसे वेस्टर्न घाट वाले एरिया में बारिश होती है, यहाँ पे बारिश होती है ना? एंड यहाँ पे बारिश होएगी, इन सब रीजन्स में जो है बहुत अच्छी बारिश होती है। इस टाइम पे क्या होता है मैंने बोला नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में हो रही है बारिश, खरीफ क्रॉप के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहता है, तो वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ग्रो हो पाती है। कहते हैं ये मानसून ज़रूरी है इसलिए है बिकॉज़ बहुत सारे जो बेसिकली क्रॉप्स होती हैं वो इस सीज़न की इस रेनफॉल से काफ़ी इस पे डिपेंड होती हैं। इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं भैया ये सीज़नल रेनफॉल है जो कि होती ही होती है इस सीज़न में हमारे इंडिया में खासकर नॉर्दर्न और सेंट्रल वाले पार्ट में। अच्छा, एक होती है जाती हुई बारिश जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब ये जब ये आई ऐसे करके थी क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो चुकी थी इंडिया में। जब इंडिया ठंडा पड़ जाएगा, ठंड आने लगेगी अक्टूबर के आस-पास, तो ये जो है हवा वापस यहाँ पे जो है वापस क्या बोल रही हूँ ये जो है ये बाकी जो भी हवा है ये नीचे की तरफ जो है ये वापस जाने यहाँ से लगेगी। एंड जब ये वापस जाती है तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जो ये वाला एरिया है, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला, है ना? ईस्टर्न प्लेट्यू वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो है वो बारिश करती हुई जाती है साउथ इंडिया वाले पार्ट में तमिलनाडु और जो बाकी कोस्टल रीजन्स हैं, यहाँ पर भी वो जाते हुए बारिश करके जाएगी। लेकिन क्योंकि वो ऊपर से आती है, यहाँ पे ड्राई एयर है, तो वो नॉर्थ इंडिया में जो है बारिश नहीं करती है। एंड इस वजह से यहाँ पर कहते हैं कि ये वाला जो एक बेनिफिट मिल जाता है कोस्टल रीजन्स को बिकॉज़ इसमें क्या रहेगा कि जब आप लोगों का साउथ वेस्ट था उस टाइम पे भी उनको बारिश मिली, नॉर्थ ईस्ट था उस टाइम पे भी उनको बारिश मिली और इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उनको एक्सेसिव मतलब बाहर के बेसिकली आर्टिफिशियल इरिगेशन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इन लोगों को बारिश जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है। बस वही वाली बात जो है यहाँ पर भी इन लोगों ने कह रखी है। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे व्हिच इज़ कॉल्ड खरीफ, राबी एंड ज़ैद क्रॉप्स। आप लोगों के बुक में भी इसको बहुत अच्छे से समझा रखा था। आई होप आप लोगों को चीज़ें पता होंगी कि राबी सीज़न है भैया वो विंटर क्रॉप्स राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसके हम जो बीज बोते हैं, यहाँ पे आप लोग इस वाले फिगर में भी देख सकते हो। मैं आप लोग को एक बार यहाँ पर भी इसका ओवरव्यू मैंने दे रखा है ऑल्दो हमने पढ़ा हुआ है इसको भी। बट बिकॉज़ ये आपकी बुक में भी काफ़ी अच्छे से था, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उसको ना भूलना जिस तरीके से आपकी बुक में था ये। ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जो ये राबी क्रॉप है, इसके जो हम बीज बोते हैं, हम वो अक्टूबर के अराउंड इसके बीज बोते हैं, सोइंग करते हैं, फिर ये दिसंबर तक का मतलब ऐसे रहता है। फ़ैब के अराउंड जो है यहाँ पे फ़ैब मार्च में हम जो है इसको क्या करते हैं, इसकी कटाई हम लोग कर लेते हैं। इसको क्या-क्या चाहिए होता है, हल्का-सा कूल एनवायरनमेंट, कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, पानी जो है वो कम चाहिए होता है। यहाँ पे इसके क्रॉप के नाम लिखे हुए हैं जिसको आप याद रख सकते हो, वी, बा, ग्राम। ऐसा करके भी आप इसको याद रख सकते हो व्हीट, बार्ले, ग्राम रेपसीड और ये मस्टर्ड। तो यहाँ पे पी भी यहाँ पर है, पीस भी, मटर भी यहाँ पर दे रखी है।
तो ये वाली जो पॉइंट है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सोइंग कब हो रही है, ग्रोइंग पीरियड क्या है, हार्वेस्टिंग कब कर रहे हो, क्या इसको चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए, बारिश कम चाहिए और कौन-कौन सी यहाँ पर है विंटर के रेनफॉल पे डिपेंड होता है। ये वाली बातें कही हैं। खरीफ की बात करोगे यहाँ पे उसमें क्या है भैया, आप देखोगे जून के आस-पास हम जो है इसके बीजों को बो देते हैं, वो ग्रो होते हैं और अक्टूबर के अराउंड हम जो है इसकी कटाई कर लेते हैं। तभी तो बाद में से ग्रो करेंगे ना, तो वो यहाँ पर दिखा रखा है। इसको बारिश बहुत अच्छे चाहिए होती है बिकॉज़ खरीफ क्रॉप्स को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। एनवायरनमेंट जो है उसको वो हॉट चाहिए होता है, गर्म क्लाइमेट चाहिए होता है। तो वही जो है कुछ बातें हैं मैंने यहाँ पर भी वो ही मेंशन करी हुई हैं। खरीफ क्रॉप्स को मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं, जिस तरीके से राबी क्रॉप्स को हम विंटर क्रॉप्स बोलते हैं बिकॉज़ इसको हम विंटर में सो कर रहे हैं, बो रहे हैं इसके बीजों को। खरीफ को क्योंकि हम जून-जुलाई के आस-पास कर रहे हैं तो मानसून आता है उस टाइम पे इसलिए हम इसको मानसून क्रॉप्स भी बोलते हैं। ग्रोइंग पीरियड है, हार्वेस्टिंग है, पानी ज़्यादा चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए और बारिश पे बहुत डिपेंड रहता है ये। इसके यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिखा रखे हैं। इसके वैसा इसका जो ट्रिक होती है वो होती है कोबा माँ की त्रिजोरी। ठीक है? तो जो री ऐसे करके होता है राइस, ज्वार, तूर दाल, मेज़, बाजरा और कॉटन ये जो है इसके एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हो जाते हैं। कहते हैं मानसून पे ये भी डिपेंड होती है, अगर बारिश जो है इस टाइम पे डिले हो जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है खरीफ क्रॉप है। अगर बारिश डिले हो जाएगी तो या तो क्रॉप्स अच्छी नहीं आएँगी और अगर बारिश ज़्यादा हो जाएगी, तब भी जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है ये तो। अच्छा, फिर बात करूँगी ज़ैद क्रॉप्स जिसको हम बीच में, ठीक है? मार्च के अराउंड मार्च अप्रैल के अराउंड हम जो है इसके बीज को बोते हैं और जून-जुलाई के आस-पास जुलाई में हम इसको खाते हैं। जून में नहीं मिलेंगे, जुलाई में मिल जाएँगे। हम जो है तब इसको हमें खाने को मिलते हैं, चाहे वो कद्दू हो गया, चाहे खरबूजा हो गया, चाहे खीरा हो गया और चाहे ये तरबूज हो गया। तो यहाँ पर यही जो है मैंने क्रॉप्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इन क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज़ ये समर सीज़न में ग्रो हो रही होती है। ठीक है जी, ओके। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आएँगे हम लोग व्हिच इज़ सॉइल। मिट्टी की बात कर लेते हैं ज़रा, मिट्टी जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रॉप के या कुछ भी कल्टीवेट होने में। अच्छा, अपर लेयर है अर्थ क्रस्ट की हमको पता है जिसमें बहुत से प्लांट्स वगैरह उसकी लाइफ को, एनिमल्स को, सबकी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। अगर पेड़-पौधे नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएँगे? हम लोग जो सब्जियाँ खाते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। आसमान से भगवान जी तो टपका नहीं रहे हैं, हम मिलते हैं वो प्रोडक्शन करके, अगर वही नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा? ठीक है जी। कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स के थ्रू जो है ये फॉर्म होती है रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है। हमने पढ़ा हुआ है मॉसेस एंड लिकेन्स उसमें लग जाते हैं, अलग प्रकार के ये प्लांट्स होते हैं। तो ये मॉसेस, लिकेन जो है बेसिकली उसमें लग जाएँगे, रॉक्स जो है वो टूट जाएँगी, फ्रेगमेंट हो जाएँगी एंड फिर जो है धीरे-धीरे करके मिट्टी जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फिजिकल सपोर्ट मिलता है प्लांट की रूट्स को एंड बिना सॉइल के काम तो नहीं हो पाएगा बेटा। ठीक है जी, ओके बहुत ही बढ़िया, ओके समझ में आ गया जी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ बात करी हुई है हमारी दैट इज़ सॉइल्स ऑफ इंडिया कि जरा मिट्टी की बात करते हैं, सॉइल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बातें लिखी हुई हैं, यहाँ पे बोला हुआ है हमें हमारे पास 6 प्रकार की सॉइल्स होती हैं, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट, डेजर्ट और माउंटेन, जो कि आप लोगों को यहाँ पर भी पिक्चर में देखने को बहुत क्लियरली दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे, ये वाली आपकी है फॉरेस्ट सॉइल, तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखो क्या बातें लिखी हुई हैं, आपकी बुक का ही मैंने उठा रखा है। फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम लोग एल्पाइन सॉइल भी बोलते हैं बिकॉज़ ये हिमालयन रीजन्स में होती है। यहाँ पर कहते हैं रफ सी होती है, पतली होती है, रॉकी सरफेस है बिकॉज़ रॉक्स के टूटने से, वेदरिंग होने से ये फॉर्म हो जाती है। ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पे लाइट ग्रीन वाली वो हमारे पास है एलुवियल सॉइल। मैंने बता रखा है फॉर्म कैसे होते हैं, जब भी हिमालयन जो नदियाँ हैं वो ऊपर से फ्लो होके नीचे की तरफ आती हैं, तो वो अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले सब लेकर आती हैं और उसको यहाँ पे लाके डिपॉज़िट कर देती हैं और उससे क्या फ़ॉर्म होती है आप लोगों की एलुवियल सॉइल और ये सबसे ज़्यादा ही फर्टाइल सॉइल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आओगे येलो वाला पार्ट दिस इज़ आप लोगों की सैंडी सॉइल आपको दिख रही है यहाँ पे डेज़र्ट वाले पार्ट में छोटे-छोटे से कंकड़ों से बनी होती है, इसमें बहुत कम इसको पानी वगैरह मिलता है, इसको ऑर्गेनिक मैटर जो है बहुत कम होता है, इसमें मिट्टी सैंड बेसिकली उसकी होती है, ये सैंडी पार्टिकल्स होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं आप लोगों की सैंडी सॉइल। ये जो रेड वाला पार्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ आप लोगों की रेड एंड येलो सॉइल जहाँ पर भी कम बारिश आती है, मॉडरेट से थोड़ी-सी कम बारिश, वहाँ पे आप या मॉडरेट कह सकते हो, वहाँ पे हमारे पास फॉर्म होती है रेड एंड येलो सॉइल। लावा के कूल होने से फॉर्म होती है जो पुरानी रॉक्स होती हैं बेसिकली उनसे ये फॉर्म होती है। जब भी बेसिकली क्या होगा क्योंकि इनमें जो आयरन होता है, तो जो इसका जब एयर के कनेक्शन में आती है ये इसमें जो है क्या आयरन है। एयर कनेक्शन में आती है ये रेड कलर की हो जाती है, रेडिश कलर हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल जो है वो नहीं होती है। ठीक है जी। उसके बाद देखो हम 1 सेकंड स्टॉप तो नहीं हुआ? अभी हुआ तो नहीं है।
चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, फिर देखो आपको यहाँ पे दिख रही है दैट इज़ आप लोगों की ब्लैक सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ब्लैक सॉइल जिसे हम लोग कॉटन सॉइल भी बोलते हैं एंड ये वोल्केनिक रॉक्स के थ्रू जो है ये फॉर्म होती है, मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखती है, रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। जब भी खेती करनी होगी हल्का सा आपको इसको टिल-टिल करना पड़ेगा, ऊपर से खोदना पड़ेगा तभी जो है आप इसमें बीज बो पाओगे, वरना ये बहुत ज़्यादा ही जब सूखी होती है ना, इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं और जब ये गीली होती है तो चिकनी सी हो जाती है। इसलिए आपको खेती-बाड़ी करने से पहले इसमें बीज बोने से पहले हल्का सा इसको ऊपर से खोदना पड़ता है, ताकि आराम से आप बीज इसके अंदर बो सको। ये आप लोगों की क्या होंगी बच्चा सारी की सारी सॉइल हो गई। अच्छा इसमें एक बच गई अभी हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल का मतलब क्या होता है बच्चा? जिसे हम ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं, ब्रिक अर्थ जिसकी आपकी ईंटें बनी होती है बेसिकली। उसमें क्या होता है, मान लो कोई भी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, कोई भी सॉइल है, जब उसमें बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, बहुत ज़्यादा अति-पार बारिश आ चुकी है और जो भी उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब वॉश अवे हो चुके हैं। न्यूट्रिएंट्स थे वो सब वहाँ से बह चुके हैं बिकॉज़ भाई सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमस है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बारिश आने की वजह से वो सब जो है फ्लो हो जाए, इससे उस प्रोसेस को जो ये न्यूट्रिएंट्स का वॉश अवे हो जाना है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं बच्चा? इसको हम बोलते हैं लीचिंग और जब ऐसा हो जाए दैट मीन जो सॉइल है वो काफ़ी हद तक इनफर्टाइल हो चुकी और ये किसमें होता है? ये और लीचिंग होकर ही फॉर्म होती है आप लोगों की लेटराइट सॉइल। क्या होती है? लेटराइट सॉइल। क्लियर हो गया जी? अब यहाँ पे ना आप लोगों को बता ही देते कि आखिर जो सॉइल है वो फॉर्म कैसे हो रही थी, बस वही वाली बात जो यहाँ पर वो लिखी हुई है। सॉइल को बचाना चाहिए हमें, सॉइल को बचाना क्यों चाहिए? ज़ाहिर-सी बात है इसका डिग्रेडेशन इसका जो खराब हो रहा है उसको रोकना चाहिए, फर्टिलिटी को बचा के रखना चाहिए, प्रोडक्टिविटी को ठीक रखना चाहिए, ताकि इरोजन इसका ना हो सके, न्यूट्रिएंट का लॉस ना हो सके बिकॉज़ न्यूट्रिएंट जब तक सॉइल में रहेंगे, सॉइल फर्टाइल रहेगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, हमें अच्छी खेती मिलेगी और हमारा जो लैंड है वो फर्टाइल ही रहेगा। ठीक है जी? बहुत बढ़िया बात है मैडम, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं, वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ मेथड्स को अप्लाई करते हैं। अब ये मेथड ये नहीं कि वो आज से ही शुरू करें, नहीं, ये मेथड सालों से एंशिएंट टाइम से भी जो फार्मर्स हैं, वो कुछ-कुछ मेथड जो है वो करते आ रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, लैंड को ठीक-ठाक रखने के लिए। अब हम इसमें हम अलग-अलग चीज़ पढ़ेंगे। आज कौन से मेथड्स हैं, आज से पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर पहले जो फार्मर्स हैं, वो कौन से मेथड्स फॉलो करा करते थे, उसको हम पढ़ेंगे। अब देखो फर्स्ट यहाँ बात कर रहे हैं बच्चा हम लोग आप लोगों के ट्रेडिशनल मेथड्स यानी कि सॉइल को कंजर्व करने के पुराने टाइम से तरीके जो है कौन-कौन से चलते हुए आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट जो इसके अंदर दैट इज कॉल्ड आप लोग का बेटा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग का बहुत सिंपल सा अर्थ यहाँ पर जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जो सेम फील्ड में सेम फील्ड है, फील्ड एक ही है, लैंड एक ही है, सीजन अलग-अलग है भाई, गर्मियों का मौसम है, ठंड का मौसम है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। घुमा-घुमा के पहले हमने कुछ और ग्रो किया, फिर हमने कुछ और ग्रो करा, फिर हमने कुछ और ग्रो करा, फिर हमने कुछ और ग्रो करा। इस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। इससे क्या होता है सॉइल पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रॉप ग्रो नहीं होगी पूरे के पूरे साल, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के न्यूट्रिएंट सॉइल में ट्रांसफर होंगे। सॉइल को उसकी फर्टिलिटी जो है वो गेन वापस मतलब रिकवर होगी बेसिकली। सॉइल जो है फर्टाइल अच्छी रहेगी। अगर पूरे ही साल याद रखना अगर पूरे ही साल सॉइल में एक ही क्रॉप ग्रो हो रही है, एक ही टाइप की क्रॉप हर बार चावल, 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 गेहूँ, 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 बार-बार पूरे साल में यही ग्रो हो रहा है, सॉइल जो है बहुत जल्दी इनफर्टाइल हो जाएगी। अगर आप सीजन्स के अकॉर्डिंग उसी सेम फील्ड पे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करोगे, दैट इज कॉल्ड एज़ क्रॉप रोटेशन। ये हुआ और जब आप ये चीज़ बार-बार करते हो और 2, 3, 4 क्रॉप ग्रो करते हो बार-बार, उसे हम लोग बोलते हैं आप लोगों का मल्टीपल क्रॉपिंग। तो दोनों काफ़ी हद तक सेम है, इसमें हम लोग 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, इसमें हम लोग बहुत सारी क्रॉप्स जो इस तरीके से ग्रो करते हैं। ये सिस्टम है जो फार्मर्स बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। इवन जो फार्मर्स है वो करते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब क्या है? जो भी नेचुरल इसका स्लोप है ना, इस स्लोप के अकॉर्डिंग हल्का सा यहाँ पर प्लो कर देना। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग करा इससे क्या होगा सॉइल का इरोजन जो है वो कम हो जाएगा, जो न्यूट्रिएंट्स वॉश अवे हो जाते हैं वो कम हो जाएँगे और जो सॉइल है वो आप लोगों की क्या रहेगी फर्टाइल रहेगी बेसिकली, ठीक है? तो उसमें यहाँ पर इसका काम आता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ज़ाहिर-सी बात है ऑर्गेनिक मैन्योर्स का, फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिक नॉट केमिकल्स, ठीक है? काऊ के डंग का, गाय के गोबर का इस्तेमाल करना। इवन हम लोगों ने देखा था किस तरीके से आईसीएआर ने
एफएओ ने, किस तरीके से इन लोगों ने बहुत अर्थशास्त्र में चाणक्य ने कितनी अलग-अलग चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ी थी आप लोगों के कि इन लोगों ने क्या-क्या जो बातें हैं बेसिकली सीड्स को अच्छा करने की या क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने की, सॉइल को फर्टाइल रखने की उन्होंने क्या-क्या बातें कही थी कि पहले बीजों को गोबर में भिगो दो, उसको फिर सुखा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो मतलब बहुत सी बातें जो उन लोगों ने यहाँ पर कही थी। तो ये आप लोगों के हुए कुछ पुराने तरीके जो फार्मर्स करा करते थे। भैया आज के तरीके क्या-क्या हैं? आज क्या करते हैं लोग बाग उसको भी पढ़ लेते हैं। आज जो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंटेम्परेरी अप्रोचेस कि आज जो फार्मर्स हैं वो सॉइल को कंज़र्व करने के लिए क्या-क्या चीज़ें हैं वो कर रहे हैं। सबसे देखो फर्स्ट इसके अंदर आ रहा है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड टेरेसिंग। टेरेसिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली आप लोगों की हिली रीजन्स में जो है ये होती है। इवन यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्लोप है, हिल है वो ऐसे करके हिल है। आप जो है यहाँ पर खेती कर रहे हो इस तरीके से, आपने खेती करी, आप जो है पानी डाल रहे हो, क्योंकि ये स्लोप है ऐसे करके, तो पानी तो फट से बह जाएगा। तो पानी के साथ जो सॉइल होगी वो भी बह जाएगी बहुत हद तक, न्यूट्रिएंट्स भी वॉश अवे, सॉइल भी वॉश अवे, टॉप सॉइल चली गई, कुछ क्रॉप के जो रूट्स है वो अभी वीक है, तो क्रॉप भी बह गई। क्या हुआ? नुकसान हो गया, प्रॉपर नाश तहवास, सब कुछ कल्याण भवा हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः। लेकिन अगर आपने अपने हिल में इस तरीके से स्टेप्स बना रखे हैं, ऐसे करके अभी आपको दिख रहा है इस तरीके से स्टेप क्या होगा पानी आपने बहाया फॉर सपोज यहाँ से यहाँ तक जाएगा हल्का रुकेगा फिर यहाँ पे जाएगा हल्का रुकेगा फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा पानी फिर रुकेगा फिर जाएगा नीचे से क्या हो रहा है एक तो जो स्लोप है स्लोप नहीं है हल्का टेढ़ा ऐसे ऐसे करके है पानी जो है वो रुक रुक कर जाएगा वॉश अवे नहीं होगा एकदम से सॉइल का इरोजन नहीं होगा अब सॉइल बहेगी नहीं क्रॉप्स उड़ेंगी नहीं कुछ नहीं होगा यहाँ बहुत बढ़िया जो है ये टेक्निक रहती है और ये आपकी याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ हिली एरियाज में जो है ये करी जाती है दैट इज कॉल्ड टेरेसिंग ये आप कहीं भी कर सकते हो एफॉरेस्टेशन दैट मींस प्लांटिंग ट्रीज ट्रीज प्लांट करो अगर आप ट्रीज लगाओगे ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को अपने पास बांध के रखेंगी अपने साथ और अगर बांध के रखेंगी दैट मींस उस सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा सॉइल वो टिक कर रहेगी दैट इज कॉल्ड आप लोगों को एफॉरेस्टेशन जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों को काटना सेम ऐसे ही एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चा पेड़ों को लगाना ठीक है जी ओके नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे मल्चिंग मल्चिंग की बात करेंगे मल्चिंग का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिख रही है मल्चिंग का मतलब बेसिकली क्या हुआ आपने क्रॉप ग्रो कर रखी है आपने उस क्रॉप के ऊपर आपको ये है कि छोटी क्रॉप है सॉइल का इरोजन हो सकता है बह सकती है हवा से उड़ सकती है आप इसको किसी भी क्रॉप के रेसिड्यू से आपने घास से आपने इसको कवर कर दिया उसको और इससे क्या हो रहा है आपको वहां पर दिख रहा है ये प्लास्टिक वो बायोडिग्रेडेबल वाली प्लास्टिक होती है वो वाली प्लास्टिक से आपने इसे कवर कर दिया इससे क्या होता है फर्टिलिटी अच्छी होती है ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे अच्छा होगा इसका इंक्रीज होगा वो बढ़ेगा और बढ़िया यहाँ पर रहेगा और सॉइल में जो है मॉइस्चर बना रहेगा इरोजन जो है वो इसका नहीं हो पाएगा बहेगी नहीं बेसिकली ठीक है जी प्लस आज के टाइम पे जो फार्मर्स है भैया वो तो फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं वो तो केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन याद रखो कि ओवर यूज नहीं करना आपको उस चीज को तो फार्मर्स आज के टाइम पे क्रॉप्स को मेंटेन रखने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए ही जो है कुछ चीजें वो करते हैं ठीक है जी अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे विच इज कॉल्ड आप लोगों का इरिगेशन की बात करेंगे कि आखिर जब फसलों को पानी देने की बात आती है तो वो जो है किस किस तरीके से बेसिकली वो दिया जा रहा है ठीक है देखो ये आप लोगों को पता है भैया पानी की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है अगर हम पानी ही नहीं देंगे तो आखिर जो क्रॉप्स है वो ग्रो कैसे होंगी सिर्फ मिट्टी से सिर्फ हवा से तो ग्रो नहीं हो जाएंगी या सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर से सिर्फ मैन्योर से भी नहीं होंगी भैया इस फसल को पानी तो चाहिए कि नहीं बस वो वाली बात है तो पानी उनको चाहिए पानी बेसिकली आप दो तरीके से दे सकते हो एक होता है जिसे हम बोलते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर एक होता है जिसे हम बोलते हैं इरिगेटेड एग्रीकल्चर रेन से पता चल रहा है ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल पे डिपेंड है जितनी बारिश भगवान जी ने बरसा दी उस पर हम डिपेंड है अगर बारिश आ गई तो क्रॉप ठीक है अगर नहीं आई तो क्रॉप खराब हो गई और अगर बारिश ज्यादा आ गई तो भी क्रॉप खराब हो गई समझ रहे हो उसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों का रेन फेड एग्रीकल्चर ठीक है जी जाहिर सी बात है अगर आप प्रॉपर रूप से बारिश पर डिपेंड हो तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे बारिश तेज आ गई बाढ़ अगर बारिश कम आ गई सूखा पड़ गया तो क्रॉप खराब तो क्या है प्रॉपर रूप से उस पर डिपेंड हो वन टाइम मतलब कोई टाइम नहीं है बारिश आने का किसी भी टाइम आ जा रही है तो आपका क्या हो रहा है क्रॉप कई बार आप लोगों की खराब उससे खराब होने के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं और इसको इससे बचने के लिए फार्मर्स बेसिकली क्या करते हैं या तो वो ऐसे क्रॉप ग्रो करते हैं जो ड्रॉट रेसिस्टेंस हो यानी कि जिसमें सूखा ना पड़े जिसमें क्या हो बच्चा जिसमें सूखा ना पड़े ऐसी जो क्रॉप्स है वो ग्रो होती है
ठीक है? कम पानी जिनको चाहिए वो मिक्स क्रॉपिंग वो लोग करते हैं ताकि जो क्रॉप का फेल होने के चांसेस हो वो कम से कम हो। उस टाइम पर ही वो लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं ताकि वो लोग ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ऐसे पानी जो है सॉइल को ज़्यादा दे के रखते हैं, वो लोग पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो है उनको यहाँ पर करनी पड़ती है, रेन वाटर को स्टोर करना, हार्वेस्टिंग करना वगैरह ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो उसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों का रेन फेड फार्मिंग करना। ज़ाहिर-सी बात है इसमें आप नेचर पे डिपेंड बहुत ज़्यादा हो, इकोनॉमिकल है, पैसा कम इस्तेमाल हो रहा है, पैसा कम लग रहा है लेकिन रिस्की भी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग को बचा इरिगेटेड एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या होता है जहाँ पे आप आर्टिफिशियल मेथड्स पे डिपेंड हो अपनी क्रॉप्स को पानी सप्लाई करने के लिए। भैया मैं तो ड्रिप से दूंगा, मैं तो स्प्रिंकल करूंगा, मैं तो टंकी से बहा दूंगा, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं खुद से जो है पानी दे रहा हूँ। इवन ऐसे एरियाज में जहां पर रेनफॉल बहुत कम आती है उन एरियाज में जो है काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है आप लोगों का इरिगेटेड एग्रीकल्चर। समझ में आ गया जी? ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आप लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इरिगेशन कि आखिर इतिहास से पास्ट से इरिगेशन चलता कैसे आ रहा है। फिर आज कैसे करेंगे वो तो आगे पढ़ाऊंगी, पर आखिर पहले के फार्मर्स कैसे, सॉरी, पर पहले के फार्मर जो है वो किस तरीके से इरिगेशन करा करते थे पहले वो समझेंगे ना। उसको समझे, देखो क्या करते थे। आप लोगों ने आईवीसी के बारे में देखा था, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पर उन लोगों का भी कितना बढ़िया सिस्टम हुआ करता था पानी को स्टोर करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, खेती बाड़ी करने का। तभी तो वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में चावल, बार्ले, मिलेट्स, गेहूं ये सब ग्रो हो रहे थे, गंगा वैली वगैरह में भी। कहते हैं उन लोगों के अपने-अपने, बेसिकली और पुराने टाइम की बात करूँ या गाँव के एरियाज़ की बात करूँ, वहाँ पे उन लोगों के अपने अलग-अलग सिस्टम्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया उन्होंने कुल बना दिया एक, मतलब कुल का, फद का, इन सब का मतलब, कुंड का मतलब, पोखर का मतलब, खादन का मतलब बेसिकली एक ही मतलब होता है कि आपने किस जगह पे जो है पानी को स्टोर कर दिया। आप अपर सा बना के कुछ भी आपने कर दिया और वहाँ से आपने पानी का फ्लो अपने फील्ड्स में कर रखा है। आपने कुछ ना कुछ सिस्टम लगा के अपने फील्ड से उसको डाइवर्ट कर रखा है। दैट इज सिंपली कॉल्ड आप लोगों के जो पुराने वाले सिस्टम सारे के सारे। इसके अंदर देखो एक नाम यहाँ पे आएगा फज सिस्टम का। उन जगहों पे इनके अलग-अलग नाम है वो वाली बात है। महाराष्ट्र में जो ये हुआ करता था, कम्युनिटी बेस्ड है ये। ये देखो सबका ये एक कम्युनिटी का ये टैंक कह लो, कुछ भी कह लो, उसको यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सबने इसको अपने-अपने फील्ड्स तक डाइवर्ट करा हुआ है, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ भी होगा इसका ही जलवा, ठीक है? तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर, तो वो हुआ करता था। इससे क्या हो रहा है भैया पानी सब तक पहुँच भी रहा है और जो फार्मर्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन भी है। कभी अगर पानी खत्म हो गया तो तू कौन मैं खाऊँगा, भाई-भाई एक साथ हो जाएँगे और अगर कभी किसी ने ज़्यादा ले लिया तो खून-खराबा, तहस-नहस, कम्युनिटी गई उस टाइम पे भाड़ में। तो ये जो है मतलब कुछ चीज़ें हुआ करती हैं। जी, एक और यहाँ पर है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो कि आज के टाइम पर मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। आपको ये दिख रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि आपने बैम्बू से आपने पानी का सोर्स कनेक्ट कर रखा है। उन बैम्बूज़ को जो है आपने अपने-अपने फील्ड्स तक ट्रांसपोर्ट कर रखा है और उसमें गड्ढे कर रखे हैं, छेद कर रखे हैं, इस टाइप से छोटे-छोटे जो आपको वहाँ पे पिक्चर में दिख रहे हैं। आपने ये यहाँ पे कर रखा है पानी के फ्लो को देखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। एंड सबके फील्ड तक जो है हल्का-हल्का पानी जो है वो पहुँचता रहता है। इसे हम बोलते हैं बैम्बूज़ के थ्रू ड्रिप ड्रिप बूँद-बूँद करके इरिगेशन होना। ज़ाहिर-सी बात है इससे क्या हो रहा है कि इरिगेशन की सप्लाई बहुत अच्छी है, एफिशिएंट रूप से कम जो है पानी का इस्तेमाल सही तरीके से जो है वो हो रहा है। समझ में आ गया जी? ये आपकी थी कुछ पुरानी टेक्निक्स। बात करूँगी मॉडर्न, ओहो! मॉडर्न की बात करेंगे। मॉडर्न में देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है या यूज़ यूज़ जो होती है दैट इज़ 2। एक आप लोग का यहाँ पे ड्रिप है और एक आप लोग का यहाँ पे स्प्रिंकल। नाम से दिख रहा है और शक्ल देख के भी दिख रहा है। यहाँ पे स्प्रिंकल का मतलब क्या हो रहा है, फव्वारा लगा दिया, पूरे फील्ड में फुर-फुर करके रेनफॉल के थ्रू, रेनफॉल की तरह से जो है पानी पहुँच रहा है। एफिशिएंट है यहाँ पर, काफ़ी कम से कम पानी पहुँच रहा है और रेनफॉल के क्या बोलते हैं उसको, रेनफॉल के जैसे रेनफॉल के जैसे जो है पानी वो जो है फील्ड्स तक वो पहुँच पा रहा है। एक यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जिसका मतलब क्या होता है भैया, आपको यहाँ पर एक पाइप सा दिख रहे हैं। तो ये पाइप्स के थ्रू यहाँ पे रूट्स में जो है ये ड्रिप्स कनेक्ट कर रखी है एंड पानी का सोर्स खोला एंड ये सब आपको दिख रहा है इस वाले पिक्चर में, हर एक प्लांट की रूट्स जो है बूंद-बूंद करके पानी पहुँचेगा। इस पानी का और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल होगा बैम्बू के जैसा। और कंट्रोल्ड बेसिस का इस्तेमाल यहाँ पर करा जा रहा है इस वाले सिस्टम में व्हिच इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब इन मॉडर्न टेक्निक से जाहिर सी बात है पानी का यूसेज हम कम से कम कर रहे हैं क्योंकि भैया ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है दिन पर दिन। तो जरा पानी का तमीज से इस्तेमाल करो बिकॉज सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है 80% से अब। ठीक है, मैंने पहले आप लोगों को ये बात बता रखी है।
भई अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं उसकी बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या है, ज़ाहिर-सी बात है, कि कई एरियाज़ में बहुत हेल्पफुल रहता है ये, बिकॉज़ फार्मर जो है इससे वो डिपेंड कम रहते हैं रेनफॉल पे और उनका नुकसान यहाँ पे कम होता है। आप कंट्रोल्ड रूप से यहाँ पर पानी को मैनेज कर सकते हो, एफिशिएंटली आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पानी को बचा भी सकते हो, आप यहाँ पे सब कुछ जो है वो कर सकते हो। अब अगर बात करूँ मैं बीजों की बात करें ज़रा हम कि आखिर भैया मैडम बीज भी ज़रूरी है ना, अगर प्लांट्स ग्रो करने हैं, तो आपने पानी बढ़ा दिया, आपने मिट्टी बढ़ा दी, आपने जो बेसिकली तरीके हैं हार्वेस्टिंग करने के आपने वो बढ़ा दिए, आपने ये सब तो बढ़ा दिया। पर आखिर जो इनिशियल स्टेज है बीजों का, अगर बीज ही नहीं होंगे तो प्लांट्स कहाँ पे ग्रो होगा? मेरे सर पे ग्रो होगा। तो सीड से ग्रो होगा ना, बीजों से ग्रो होगा। तो ज़रा ये बीजों को भी तो पढ़ा दो, तो पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पढ़ लेते हैं। कहते हैं भैया जो सीड्स है वो मोस्ट जो एसेंशियल कंपोनेंट है, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर का। अगर अच्छे सीड्स नहीं होंगे तो फसल कहाँ से आएगी, फसल ग्रो ही कहाँ से होगी। इवन यहाँ पे कहते हैं आपकी मतलब ये जैसे स्टोरी का इनफ समझ सकते हो इसको कि क्या होता था कि जो इवन बेटियां हुआ करती थी उस टाइम पे वो अपने मायके से ससुराल में बीज लेके जाया करती थी। वो इतना महत्वपूर्ण रिसोर्स हुआ करता था, आप समझ रहे हो, इतना महत्वपूर्ण रिसोर्स हुआ करता था। ठीक है? तो वो वाली चीज़ यहाँ पर है। कहते हैं जो फार्मर्स हैं भैया वो बहुत तरीके से बहुत केयरफुली उससे सीड्स जो है वो खरीदते हैं, ऐसे सीड्स जो है वो देखते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छे हो और नेक्स्ट प्लांटिंग सीज़न में भी हमें अच्छे जो है सीड्स उससे मिल सके। ऐसे जो है क्रॉप वहाँ पे प्रोड्यूस हो जिससे हमें अच्छे सीड्स मिल सके। इससे क्या होता है अडैप्टेबिलिटी रहती है क्लाइमेट की वो और सस्टेनेबिलिटी रहती है कि आप लॉन्ग टर्म तक जो है फार्मिंग उस तरीके से कर सकते हो। वो जो है फार्मर्स किया करते हैं। आपको ये मशीन दिख रही है दिस इज कॉल्ड इंडियन सीड ड्रिल बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि आप एक साथ आपको पहले बीज बोने के लिए आपको लैंड को खोदना नहीं पड़ रहा हल्का-हल्का। ये सीड ड्रिल है इस तरीके से यहाँ पर होती है। यहाँ पे जो है मान लो बीज लगे हुए हैं, जैसे यहाँ यहाँ बीज नहीं मतलब यहाँ पे बीज है, यहाँ पे। इस तरीके से मान लो यहाँ पर बीज है एक तरीके से। पहले क्या हो रहा है, पहले मान लो मेरे नेल्स हैं, आपको दिख रहा है ये ठीक है। ये मान लो ऐसे एंड इससे क्या हो रहा है कि आप पहले ऐसे जब वो हो रहा है ना ऐसे करके, तो वो इसके थ्रू जो इसके ये पैने-पैने ये हैं, इससे पहले वो हल्का-सा लैंड को टिल करेगा। वो टिल करता जाएगा एंड यहाँ से जो बीज है नीचे से वो गिरते जाएँगे। तो कुछ सिस्टम जो इस तरीके से होता है वो एंड इट इज़ कॉल्ड इंडियन सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है दोनों ही काम बच जाते हैं। ना तो आपको टिल करना पड़ता और ना ही आपको एक-एक करके जाके सीड्स को बोना पड़ता। वो सेम डिस्टेंस पे, सेम डेप्थ पे हर एक जगह पे जो सीड्स हैं वो खुद ब खुद प्लांट हो जाते हैं। इस वाले टेक्नीक से व्हिच इज़ कॉल्ड इंडियन सीड ड्रिल। और ज़ाहिर-सी बात है भैया ये क्या है? ये मॉडर्न टेक्नीक है। ये एंशिएंट तो नहीं है, ये एक मॉडर्न टेक्नीक है। ठीक है। अब देखो बात करूँगी मैं आखिर बीज कैसे क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर इवन अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पर हाँ, ठीक है, सही मैंने बोला मॉडर्न टेक्निक है मतलब इतनी मॉडर्न नहीं है, कुछ टाइम हो गया इसको। अच्छा अगर मैं सीड्स की बात यहाँ पर करूँगी बच्चा तो यहाँ पर कहते हैं कि आज के टाइम पे जो फार्मर्स हैं, वो ऐसी कंपनी से सीड्स बेसिकली कंपनी से सीड्स खरीदते हैं। और ऐसे सीड्स जो कि बट जो कंपनी सीड्स देती है ना, वो हाई यील्डिंग तो होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे आएगा हाई यील्ड, हाई यानी कि ज़्यादा। यील्ड का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, आप समझो। ठीक है? कि अगर मैं इतना ज़्यादा मेरे पास यील्ड निकल कर आया है, मेरे जो क्रॉप है वो इतनी सारी है, तो जो मुझे उससे जो गेहूँ मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। उसे हम बोलते हैं यील्ड, ठीक है? तो वो ज़्यादा है यहाँ पर। तो सीड्स को खरीदते हैं जिससे यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको ताकि प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा उनके पास फसल होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका फ़ायदा यहाँ पर होना ही होना। इवन कहते हैं इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस कि बीमारियों से भी जो है उसको वो बचाता है। क्या करता है? बीमारियों से भी उसको जो है बचाते हैं। पेस्ट कंट्रोल पेस्ट से रेसिस्टेंट होते हैं वो कि उन सीड्स में जो है कीड़े कम से कम लगे। ऐसे सीड जो है वो जो फार्मर्स होते हैं वो आज के टाइम पे कंपनी से खरीदते हैं। इसका भी नाम भी आप पढ़ोगे आगे और जब वो खरीदते हैं ज़ाहिर-सी बात है उनका प्रोडक्शन तो बढ़ता है। बट उनका जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाता है। बिकॉज़ उन सीड्स को चाहिए होता है केमिकल्स। और इससे क्या होता है वो जो फार्मर्स हैं वो दोबारा से उन कंपनीज़ पे ही डिपेंड हो जाते हैं सीड्स को खरीदने के लिए। और ये लूप जो है वो चलता ही रहता है। फार्मर्स ने कंपनी से सीड्स खरीदे, प्रोडक्शन अच्छा हुआ लेकिन लैंड इनफर्टाइल हो गया। अब उनको दोबारा यही सीड चाहिए बिकॉज़ इन सीड से जो क्रॉप प्रोड्यूस हुई है, जो उनसे सीड हमें मिले हैं, वो सीड अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो अब इनको जो है क्या होगा कंपनी से ही सीड दोबारा लेने पड़ेंगे। एंड फिर दोबारा ये सेम जो है वो लूप चलता रहता है। ठीक है? देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे आप लोगों का बच्चा ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स कि आखिर जो आपके टाइम पे चलते आ रहे हैं फार्मिंग के सिस्टम्स वो कैसे-कैसे हैं? बेसिकली पहले जो है वो कैसे-कैसे हुआ करते थे?
यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है कि आईसीएआर ने बोला हुआ है कि 5000 ट्रेडिशनल कुछ तरीके हैं, किस तरीके से फार्मिंग करने के हैं और किस तरीके से हम सॉइल को, फर्टिलिटी को अच्छा कर सकते हैं, क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और कहते हैं इसमें से 85% जो 85% तरीके जो है, आज की मॉडर्न साइंस ने उसको जो है वैलिडेट कर रखा है। हाँ, कर रखा है कि हाँ जी, जो ये तरीके चलते आ रहे हैं, ये जो उसमें लिखे हुए हैं, वो सब बढ़िया तरीके हैं, आप उसको फॉलो करो, आपके सॉइल की जो हेल्थ है, वो बढ़िया हो जाएगी। अब now this is the turning point which is called green revolution, a turning point. ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चा, आप लोगों की हरित क्रांति। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो फार्मर्स हैं वो पहले के टाइम पे जो सीड्स हैं वो अच्छे खासे उनके पास हुआ करते थे, लेके आते थे, चलता है। बट जो अब के फार्मर्स, जो मॉडर्न फार्मर्स की बात करूं, ये लोग खरीदते हैं बच्चा आपके HYV सीड, जैसे हम बोलते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसे सीड्स, जैसे मैंने बताया अभी आप लोगों को, थोड़ा समझना यहाँ पर, ऐसे सीड्स जो प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करे, जो प्रोडक्शन करे वो ज्यादा करे। अब ये ना बेसिकली अभी बताऊंगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगा इससे, बट इनको चाहिए होगा केमिकल फर्टिलाइजर्स ग्रो होने के लिए। क्या चाहिए होंगे बच्चा? केमिकल फर्टिलाइजर्स। इनको चाहिए होगा पानी बहुत ज्यादा, इरिगेशन जो है वो इनको बहुत ज्यादा चाहिए होगा। ये जो है इनके साथ था प्रॉब्लम। अच्छाई क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा प्रोड्यूस होगा। ये बेसिकली आप लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं हरित क्रांति, 1965 के दौरान लाया गया एक रिवॉल्यूशन था, जो कि MS स्वामीनाथन लेकर आए थे। बिकॉज उस टाइम पे जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, एंड उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कुछ खिलाने के लिए हम लोगों को जो है ज्यादा प्रोडक्शन बेसिकली चाहिए था, और उसके लिए वो लेकर आए थे HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इसमें क्या हो रहा है, दो क्रॉप, व्हीट और चावल, तो गेहूं और चावल, इन दोनों पे जो है मेनली ध्यान दिया गया था। व्हीट और राइस पे कहा गया, ये रहा, व्हीट एंड राइस पे जो है मेनली ध्यान दिया गया था कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, उसके लिए आए थे। देखो इसमें क्या हुआ भैया, प्रोडक्शन तो बढ़ गई, डबल त्रिगुना चौगुना ऐसे करके हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें हमें ग्रो करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे क्या हो रहा है, जब हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो लैंड है हमारा, जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, जाहिर सी बात है। अब हमें इरिगेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इरिगेशन ज्यादा करने की वजह से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो कम से कम होता जा रहा है, एंड दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। ग्राउंड वाटर का जो लेवल जितना कम होगा, हम लैंड के उतना करीब जा रहे हैं, कॉन्टेमिनेशन यानी कि जो गंदा पानी है वो उतना हमारे पास आ रहा है। गंदा पानी पास आएगा, उसको हम निकालेंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे, क्रॉप खराब होगी, सॉइल पे सॉइल की हेल्थ खराब होगी, क्रॉप की हेल्थ खराब होगी तो हमारी हेल्थ खराब होगी एट द एंड। सब कुछ कनेक्टेड है। दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम इन ग्रीन रिवॉल्यूशन। बट ठीक है, अब इससे क्या होगा भैया, जो फार्मर्स है आज के टाइम पे वो HYV सीड्स पर ही डिपेंडेंट है, बिकॉज इन सीड्स की वजह से लैंड अब इनफर्टाइल हो चुका है। उस इनफर्टाइल लैंड पे अगर कुछ ग्रो करना है, हमें उसमें और केमिकल्स घुसेड़ने पड़ेंगे उन सीड्स पे, तो जो लैंड है वो इनफर्टाइल इनफर्टाइल हुए जा रहा है, केमिकल्स घुसाए जा रहे हैं। एंड तभी हम लोग बोलते हैं कि आज के खाने में मिलावट बहुत ज्यादा है, तभी तो मिलावट है भैया। पंजाब हरियाणा में ये रिवॉल्यूशन सबसे ज्यादा आया था, एंड तभी पंजाब हरियाणा की आज के टाइम पे जो लैंड है वो बहुत ज्यादा घटिया है, इनफर्टाइल है, केमिकल्स घुसेड़ घुसेड़ के जो है क्रॉप्स को ग्रो करा जा रहा है। ठीक है जी, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा, विच इज कॉल्ड चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ये मैं आप लोगों को अभी समझा चुकी हूँ कि आखिर इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आते हैं। फर्टिलिटी खराब हो जाती है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, कॉन्टेमिनेशन हो रहा है, केमिकल्स की वजह से हम ह्यूमन की और एनिमल की हेल्थ खराब हो रही है। इवन कुछ केसेस में कैंसर के केसेस भी गाँव के एरियाज में देखने को मिले हैं। सस्टेनेबल वेज का क्या हो सकता है भैया, क्या तरीका है, किससे हम इससे बच सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल तरीका है जो कि IKS ने भी दिया हुआ है, दैट इज ट्रेडिशनल वेज है, उसको आज के मॉडर्न टूल्स के साथ जरा मैच कर दो। ट्रेडिशनल वेज, पुराने तरीके यानी कि गाय के गोबर का इस्तेमाल करो, ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करो, आप ये चीजें करो। और आज के मॉडर्न टूल्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स, आप इसका इस्तेमाल करो। इससे क्या हो रहा है, ना तो लैंड इनफर्टाइल होगी और बहुत जल्दी काम हो जाएगा आप लोगों का, एंड दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल वे टू प्रोड्यूस ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है यहाँ पे कहा गया कि भैया ऐसी चीजें करो ताकि वो सस्टेनेबल हो, बहुत लॉन्ग टर्म तक चल सके। सस्टेनेबल का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, सस्टेनेबल पाथवेज इन एग्रीकल्चर का मतलब है कि एग्रीकल्चर के रास्ते में, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो क्या सस्टेनेबल तरीका है। एंड सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा तरीका जिससे बेसिकली क्या हो रहा है कि आज का जो इन्वायरमेंट है ना तो उसको नुकसान हो, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। तो क्या कहा गया कि ऐसा करो,
ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करो, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करो, ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करो, क्रॉप रोटेशन, टेरेसिंग, मल्चिंग ये करो, आज के टूल्स का इस्तेमाल करो। ये क्या होगा, इससे सस्टेनेबल एक ओपी कॉम्बिनेशन, ओपी ओपी कॉम्बिनेशन जिसकी भाषा में ओपी कॉम्बिनेशन जो है उससे बन जाएगा और हमारा दिक्कत नहीं रहेगी। एक बात करूंगी यहाँ पे आप लोग का छोटा टॉपिक जो आपकी बुक में दे रखा है, एक और जो स्मॉल टॉपिक है आप लोगों की बुक का विच इज सिक्किम, कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्टिविटी का और सस्टेनेबिलिटी का बैलेंस करा गया है। सिक्किम जो कि वर्ल्ड की पहली स्टेट बनती है ऑर्गेनिक 100% स्टेट, जहां पे 2014 में ही केमिकल्स को बैन कर दिया गया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स को बैन कर दिया गया था। इससे फार्मर्स को स्टार्टिंग में नुकसान हुआ, उनके क्रॉप प्रोड्यूस इतना अच्छा नहीं हो रहा, सेल नहीं हो पा रहा, बढ़िया नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन बाद में उन लोगों ने देखा कैसे जो उनके सॉइल की फर्टिलिटी है वो गेन हुई, वो रीगेन हुई, उनका लैंड फर्टाइल हुआ, उनकी क्रॉप और अच्छी प्रोड्यूस हुई और आज वो लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। दैट वाज द केस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि वहां पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल कराया जा रहा है, वहां पे सीड केक का इस्तेमाल कराया जा रहा है। सीड केक का मतलब कि जब भी हम बीज में से ऑयल निकाल लेते हैं, ऑयल सीड्स वालों में से, तो जो बचता है, अब जो बीज बीज बचते हैं उसे हम कहते हैं सीड केक। मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं, गाय के गोबर का इस्तेमाल यहाँ पे करा जा रहा है, तो वही आप, एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कहते हैं इसका रिसर्जेंस हुआ, इसकी दोबारा से नीड पड़ी, तो वो जो है चीज यहाँ पर आती है, दैट वाज द केस ऑफ सिक्किम। एक ही बात करें बच्चा, अगर हम लोग हाइड्रोपोनिक्स की जिसे हम बोलते हैं फार्मिंग विदाउट सॉइल, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रही है, कि मिट्टी की हमने बात करी थी कि मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ग्रो होने में, बट उस मिट्टी के भी का भी ऑल्टरनेट जो ढूंढ लिया गया है। ऑल्दो हमें ये नहीं कहूंगे कि जितने बड़े स्केल में मिट्टी में प्रोडक्शन होता है उतने बड़े स्केल में और उतना ही कम पैसा लगा के हम यहाँ कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग दैट। लेकिन हाँ, एक उसका ऑल्टरनेट है, कुछ एरियाज में जहां पर मिट्टी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो सॉइल है ना इन प्लांट, जो सॉरी जो रूट्स है इन प्लांट्स की, उन रूट्स को हम वाटर सॉल्यूबल ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो भी उसको क्रॉप को ग्रो होने के लिए चाहिए, एंड उसी को हम लोग बोलते हैं क्या आप लोगों का, हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पे हम रूट्स को वाटर वाटर के थ्रू ऐसे कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं जो कि उस क्रॉप को ग्रो होने के लिए चाहिए, एंड उससे जो वो क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है बिना मिट्टी के। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये इसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ये कहाँ पे है, जहाँ पे कहाँ पे बेनिफिशियल है, जहाँ पे इतनी अच्छी क्रॉप नहीं है, जहाँ पे इतनी अच्छी मिट्टी नहीं है या मिट्टी है ही नहीं उन वाली जगहों पे। मैं बात करूंगी बच्चे में आप लोग के रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। फटाफट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, 52 मिनट हो चुकी है, 1 घंटे से पहले हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है ताकि बच्चों को एटलीस्ट वन शॉट देखते हुए 2 घंटे, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा वाली भी फीलिंग ना आए। तो ठीक है, गवर्नमेंट की बात करें कि गवर्नमेंट का रोल क्या है, सबसे पहली बात यहाँ पे है सपोर्ट सिस्टम फॉर फार्मर्स, कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया, एक तो भैया आप इंसेंटिव प्रोवाइड करके, अगर आपने ये वाली क्रॉप ग्रो करी तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इवन क्या करके, क्वालिटी सीड्स, अच्छे क्वालिटी के सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये यहाँ पर जो उनको दिए जा रहे हैं, उनको रिसर्च के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है। इवन वेदर फोरकास्टिंग उनको उन तक जो है पहुंच रही है कि आखिर मौसम कैसा होने वाला है, आगे आने वाले 5 दिन 10 दिन का मौसम कैसा होने वाला है, वो उस चीज की उन तक पहुंच है। और तो मैं कहती हूँ कि हमारे इंडिया का वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, एक्यूरेट नहीं बताता है कई बार चीजें, पर ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करा गया, इरिगेशन के लिए बहुत कम रेट पे उसको जो है दिया गया है, ताकि जो छोटे मोटे फार्मर्स उनको काफी आसान वो चीज लगे। अच्छा, एक और चीज जो यहाँ पर थी, दैट वाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कहाँ गया, वो ये रहा कि और क्या क्या देते हैं वो, तो फेयर प्राइसिंग देना, कि अगर जो फार्मर्स की क्रॉप है, जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, अगर उसकी वो क्रॉप को मार्केट में कोई ना खरीदे, फॉर सपोज फार्मर ने उसे ग्रो करा 5 रुपए किलो के भाव से, वो चाहता है उसको बेचना, बट जो बाहर मार्केट है, मार्केट में उसका भाव है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, उसको सेल नहीं करना, तो गवर्नमेंट ने उसको पहले ही रेट दे रखे हैं कि अब तुम ये वाली क्रॉप अगर ग्रो करोगे तो तुमसे मार्केट में कोई खरीदे या ना खरीदे, लेकिन 4.5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, ये मेरा भाव है। ये मिनिमम सपोर्ट कर, तुमको सपोर्ट करने का सबसे कम प्राइस जो मैं तुमको दे रहा हूँ, कि अगर मार्केट में तुम्हारी क्रॉप को कोई नहीं खरीदे तो तुमसे उस क्रॉप को मैं खरीदूंगा, एंड दैट इज कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये जो है यहाँ पर फार्मर्स को दिया गया। प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना यहाँ पर उन लोगों को दी गई, जहाँ पे वो अपने क्रॉप का इंश्योरेंस वगैरह जो है वो करा सकते हैं, नेचुरल इवेंट से वो उनको हो सकता है। कोल्ड स्टोर की जो है फैसिलिटी इन लोगों को यहाँ पर दी गई थी, तो हार्वेस्ट का लॉस जो है वो कम से कम, ताकि वो हो सके, तो उनके लिए जो है काफी बेनिफिशियल ये रहा। तो ये जो है कुछ जो गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल रहा बेसिकली एग्रीकल्चर में। बट आखिर इंडिया के फार्मर्स कौन कौन से चैलेंजेस हैं वो फेस करते हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर क्या आएगा, आप लोग का बच्चा लैंड होल्डिंग्स का बहुत कम होना,
एकड़ तो देखो बहुत ही कम हो गया, बट 1 हेक्टेयर भी बहुत बड़ा नहीं होता। मैंने कहा था 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है 100 मीटर तक का एरिया। सोचो इतने जो है लैंड होल्डिंग बहुत कम-कम है। अगर लैंड आपके पास लैंड कम है, तो कुछ ऐसी मशीन्स होती है ज़ाहिर सी बात है जो बड़े-बड़े एरियाज़ पे ही चल पाती है। तो अगर वो मशीन चल नहीं पाएगी, आपका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा, आपके पास खेती कम होगी बिकॉज़ लैंड ऑलरेडी कम है और आपके पास मैनुअल लेबर ज़्यादा लगेगी, तो आपकी कॉस्टिंग इतनी लग जाएगी जितना आपका प्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये एक प्रॉब्लम वाली बात है कि लैंड होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है। लिमिटेड इनकम सोर्स है भैया फार्मर्स के कई बार उस एक इनकम सोर्स से की इनकम नहीं हो पाती है, तो उनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में सीज़न्स के अकॉर्डिंग उनको जो है स्विच करना पड़ता है। अगर ये वाला सीज़न आया तो वो ये वाला काम कर रहे हैं, वो बी कीपिंग भी कर रहे हैं, वो पिसिकल्चर भी कर रहे हैं, वो सेरीकल्चर भी कर रहे हैं, वो पोल्ट्री भी कर रहे हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। ताकि उनका जो बेसिकली इनकम है वो सही लेवल तक पहुँच सके, अपनी फैमिली को सस्टेनेबल लेवल तक वो पहुँच सके। उसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आखिर जो उनके इनकम के सोर्स होते हैं वो लिमिटेड है और ढंग के नहीं है, उनको अच्छी इनकम जो है वो बेसिकली नहीं मिल पाती है। एक और यहाँ पे होता है व्हिच इज़ कॉल्ड क्लाइमेट चेंज एंड वेदर अनसर्टेनिटी कि भैया जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है, हमें पता है ये चीज़ कि क्लाइमेट चेंज बिकॉज़ यहाँ पे जो लेवल है उसका ये मुझे ब्लू से करना था, आई एम सॉरी। ठीक है? कि जो उसका ये लेवल है 1 सेकंड अब हो जाएगा क्या? अब कैसे होगा सॉरी ये तो वर्ड से बना है ना। ओके, यहाँ पे कहते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से यानी कि बिकॉज़ जो लैंड है, जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग है भैया, ग्लोबल वार्मिंग आती जा रही है एंड इससे क्या हो रहा है गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है या तो भैया सूखा पड़ जाएगा या फिर एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है इसकी वजह से। टाइमली बारिश हो रही है। काफ़ी जो वेदर का पैटर्न है वो अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया है एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है भैया क्रॉप जो है वो फेल हो जाती है और हेवी फाइनेंशियल लॉसेस वो हो जाते हैं किसी भी फार्मर को। अगर बार-बार उसके लॉस होंगे, तो मैंने समझाया था कि किस तरीके से जो फार्मर है वो डेट में वो कर्जे में आ जाएगा। और सपोज़ फार्मर को भी क्रॉप ग्रो करनी है, उस क्रॉप के लिए उसने लोन लिया है, मिडलमैन से लिया हो चाहे कोऑपरेटिव से लिया हो, बैंक से किससे भी उसने लोन लिया है। अब जब उसने लोन लिया है, बट वो क्रॉप है वो खराब हो गई, सूखा पड़ गया, बारिश आ गई, कुछ भी यहाँ पर हो गया फॉर सपोज़, अब क्या होगा भैया? क्रॉप तो खराब हो गई, अब उसको अगली बार क्रॉप को ग्रो करने के लिए दोबारा से उसको जो है लोन लेना पड़ेगा। क्या हो रहा है? कर्जा जो है वो चढ़ता जा रहा है। तूने बदला लिया है, बोलेगा जाते बिग बॉस सॉरी मैं बिग बॉस में क्यों आ गई, ठीक है? तो वो वाली चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर फंडा क्या है कहने का कि फार्मर्स को यहाँ पर काफ़ी लॉस होता है, डेट हो जाती है उनके ऊपर, फाइनेंशियल यहाँ पे लॉस होना, चाहे आप कितना उनको फैसिलिटी दे दो लेकिन उनके पास लैंड ही कम है, लैंड कम है तो मशीन कम है तो प्रोडक्टिविटी भी जो है वो कम रहेगी भैया। क्लाइमेट भी यहाँ पर चेंज हो रहा है, उससे भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करने को मिल रही है। एक चैप्टर का एंड करते हुए भैया मैंने फ्यूचर की छोटी-सी आप लोगों को यहाँ पर वो लिख के दिया है, जिसमें यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना यहाँ पर आप लोगों को बोला है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करें, अगर हम मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करें, अगर हम इरिगेशन का सही तरीके से इस्तेमाल करें, पानी को सही रूप से एफिशिएंट रूप से इस्तेमाल करें, बेसिकली अगर मैं सस्टेनेबल पॉलिसीज़ का यूज़ करूँ, तभी जो है हमारे इस लैंड पर इंडिया में खेती-बाड़ी को हम लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ भैया काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी, लैंड खराब हो जाएगा एंड ये बहुत लॉन्ग टर्म तक ये बेसिकली हमारा वो नहीं चल पाएगा, ना ही हमारा जो इंडिया है वो दोबारा से प्रोस्पेरस काइंड ऑफ पैसों वाला वो हो पाए। समझ में आ गया जी? एंड दैट वाज़ बच्चा ऑल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप लोगों को वीडियो आखिरकार लगी कैसे? आपको नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे इसके, टेलीग्राम ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओगे एंड आप लोगों को वहाँ पे इसके नोट्स भी जो ये वाले अपलोडेड हैं, आपको ये भी मिल जाएँगे। और अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए हो, किसी के नोट्स, किसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स, किसी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में हमेशा बोलती हूँ आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मैंने बता रखा है इंस्टाग्राम का ये वाला मेरा हैंडल है, आपको यूट्यूब पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली इंस्टा उस पर क्लिक करोगे आप मेरे प्रोफाइल पे, वहाँ मिल जाएगा, आप लोग मुझे यहाँ पर भी डीएम कर सकते हो, जो भी आपको मुझसे बात करनी हो। ठीक है जी, दैट वाज़ ऑल ऑफ योर वीडियो, थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।